This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः वैशाख कृष्ण नवमी दिनांक 3 जून 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 4 शंखं चक्रं जलौकां ददतमृतकं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौनं भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौहदावाग्निलीलम् प्रौहदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको दुष्टश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं तत्नोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वती नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् परेच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ ॐ शांति 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 पूर्वीचे आजार तो कश्चिद् रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति चाप्यन्य हेतुत्वं कुरुतेऽपि च एवं पृच्छत्रमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसङ्कराः प्रयोगापरिशुद्धत्वात् तथैव तथा चान्योन्यसम्भवः। तो कभी कभी पहला रोग मिट जाता है और दूसरे रोग को उत्पन्न करता है मिट जाने पर भी, या फिर मिटता नहीं है और दूसरे रोग को उत्पन्न करता है। तो एवं कुरुक्षेत्रमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसङ्कराः, इस प्रकार से लोगों में कुरुक्षेत्र इस प्रकार से व्याधि संकर दिखाई देते हैं। और प्रयोगा परिशुद्धत्व ये चरकाचार्य ने उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये प्रयोग का अपरिशुद्ध होने के कारण, अशुद्ध प्रयोग किए जाने के कारण इस प्रकार से पहले रोग से दूसरा रोग उत्पन्न होता है और कभी कभी पहला मिट जाता है, कभी कभी चालू भी रहता है इस प्रकार तथा चान्योन्य संभव और एक दूसरे से दूसरा रोग उत्पन्न होता रहता है। सतम मूल मूल एवं उपद्रव का उपद्रव सबने कहा है। इसका मूल तम मूलम याद है, मूलम ये दोष रूपम तन्मूलम यस्य मूलभूत दोषोपब्रूहित लब्ध बलश्च व्याधि उपद्रवम करो। ये सभी माधव निदान मधुकोष्ठिका में आया है कि व्याधि का जो मूलभूत दोष है उसको अगर बल किसी तरीके से मिल गया तो वो उपद्रव निर्माण करता है और वो व्याधि का उपद्रव इस प्रकार का कहा जाता है। तो अभी इसका काफी प्रचलन है, ग्रंथों में इसके रेफरेंसेस है। तो तथाग्रस्ता पात्र किंवा कासाक्षं जायते क्षयः कासवृद्धः भवेत् श्वासः, लेकिन उससे भी अलग अभी के हिसाब में डायबिटीज कैन लीड टू किडनी फेलियर और रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
या रुद्रोग ये भी उसमें उत्पन्न होने की आशंका रहती है। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस ये नया सामने उभर आया है। तो काफी रोग ऐसे हैं कि जिनमें नए रोग उसके जरिए नए रोग निर्माण होते रहते हैं। तेषां प्रधान प्रशमे प्रशमा ये प्रायः होता है। प्रधान व्याधि का प्रशम करेंगे तो उपद्रव का भी प्रशम होता है। और पश्चात चिकित्सा उपद्रव अगर वो नहीं मिटता है तो बाद में चिकित्सा करनी है। पूर्णम व बलवंतम उपद्रव अथवा बलवान उपद्रव हो तो शीघ्र गति से उसका प्रशमन करना चाहिए। तो पहले उपद्रव की चिकित्सा करनी चाहिए, खास करके रुद्रोग वगैरह ऐसी स्थिति में। अभी कोविड में भी ये दिख रहा है कि कुछ मरीज कार्डियक अरेस्ट से जा रहे हैं। तो ये बलवान उपद्रव इस प्रकार का है, तो उसको उसकी पहली चिकित्सा करनी है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करता है और उसमें प्रयोगा परिशुद्धि ये एक अहम कारण है। मूल रोग की अच्छी तरीके से चिकित्सा नहीं हुई, अशुद्ध चिकित्सा रही। और फिलहाल एलोपैथी में तो सभी की केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ ही करते हैं, मूल रूप से चिकित्सा होती ही नहीं। तो इस प्रकार मूल रोग की चिकित्सा न होने के कारण उसके उपद्रव होते रहते हैं। उस उपद्रवों के बारे में भी सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के बारे में सोचा जाता है, मैकेनिकल मीन्स चले जाते हैं। जैसे डायबिटीज है, शुगर केवल कंट्रोल कर दी यानी कि डायबिटीज पे कंट्रोल आ गया, ऐसी स्थिति नहीं है। शुगर कंट्रोल करना एक उसका महत्वपूर्ण अंग है और वो फार्मेसी के जरिए उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि ये गोली ले ले, इंसुलिन ले ले, शुगर कंट्रोल हो जाता है। बहुत सारे लोगों में कुछ अपवाद रहते हैं लेकिन वो अपवाद ही है। और शुगर कंट्रोल हो गई तो डायबिटीज कंट्रोल हो गया, ऐसा मानकर चलते हैं। समाज भी वही मानता है, डॉक्टर भी वही कहते हैं। हाँ, और ये वास्तव में सही नहीं है। केवल हाइपरग्लाइसीमिया होने के कारण जो उपद्रव होंगे उनके बारे में थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिलता है कि वो उपद्रव नहीं होंगे। हाँ, लेकिन फिर भी डायबिटीज अपना काम करता ही रहता है और उसके जरिए बहुत सारे उपद्रव होते ही रहते हैं। तो हमारी दृष्टि से जो डायबिटीज की मरीज नेप्रोपैथी को मुड़ेंगे, कुछ रेटिनोपैथी में चले जाएंगे, ये डिसाइड कर सकते हैं कारणों के लाइफस्टाइल के आधार पर। और उनको पहले से ही अगर सजग करेंगे कि नहीं आप पानी ज्यादा पी रहे हो, दही खा रहे हो, तो ये बराबर नहीं, आपके भी पेट में लॉन्च हो जाओगे, तो ये छोड़ो बात है, पानी कम से कम पियो, दही मत खाओ वगैरह। लेकिन ये बहस नहीं की जाती। और जब वो किडनी फेलियर में लॉन्च होते हैं तो ये पता चलता है बस अब डायलिसिस करना या किडनी ट्रांसप्लांट करना यही तरीका है। तो ये स्पष्ट रूप से प्रयोग अपरिशुद्ध इसका नतीजा है। उसी प्रकार से ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, हिस्टेक्टमी भी कर दो। हाँ, बॉल स्टोन्स ठीक छोड़ते तो काम नहीं करे, की प्रॉब्लम हो गई है, बॉल ब्लैडर निकाल दो। इससे उसके पीछे जो संप्राप्ति का हिस्सा है, चाहे फाइब्राइड हो यूटेरस में, चाहे हाइपर प्लेजिया इस प्रकार की स्थिति हो, वो क्यों निर्माण हो रही है, वो देखना जरूरी है। और वो कैसे टालेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बारे में कोई बहस नहीं है क्योंकि ये सभी मुद्दे लाइफस्टाइल से जुड़े हैं और लाइफस्टाइल पर एलोपैथी उतरी ही नहीं है। हाँ, बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, फिर भी कोई भी डॉक्टर ना के खुद लाइफस्टाइल पालता है, ना ही लोगों से पूछता है और ना ही उसमें बदलाव लाने के लिए सोचता है। तो ये सभी बातें जो है वो ध्यान में रखते हुए जब किसी भी आदमी में लॉन्ग टर्म एलोपैथी की दवा प्रयोग में आ रही है, चाहे वो थायराइड की दवा हो, चाहे हाइपरटेंशन की हो, चाहे डायबिटीज की हो, या पीसीओडी जैसी समस्या हो, हृदरोग की समस्या हो, कोई भी इस प्रकार की दवा अगर
लॉन्ग टर्म चल रही है, वर्षों से चली आ रही है, तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो वो रोग पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ, वो अभी भी है, उसका केवल सिम्टम्स उन्होंने सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दिया, तो उस रोग की भी चिकित्सा करनी है। और दूसरी बात, उससे जो उपद्रव होने वाले हैं, साइड इफेक्ट्स औषधियों की होने वाले हैं, उनके बारे में हमें सोचना है। जिनके साइड इफेक्ट्स क्लियरली नोन है, एस्पिरिन जैसे दवा के, उसके बारे में तो हम जरूर सोच सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। मैंने एक प्रयास थोड़ा सा किया था कि ये जो साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन जो है, खास करके जो ज्यादा प्रचलन में है, केमोथेरेपी बहुत नोन है, कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत प्रचलन में है, और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो उनको हम कैसे कम कर सकते हैं? एक बात हो सकती है कि उनका डोज कम से कम रखना, तो साइड इफेक्ट्स कम से कम होंगे। डोज कम रखेंगे तो रोग पर काबू नहीं पा सकेंगे, और ये जो अभी दिखाते हैं कि ट्यूमर साइज कम हो गया, मार्कर्स कम हो गए वगैरह, ये नहीं दिखा पाए, और इसलिए फुल डोज देना है। और फुल डोज देना है तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स होने ही वाले हैं, तो उसके साथ में कुछ दवाइयाँ देते रहते हैं और कहते हैं नहीं, ये होते ही है साइड इफेक्ट्स, आपको सहन करना है, बस बाकी कुछ नहीं है उसको। नाशिया, वोमिटिंग, लूज मोशंस, बुखार, फिर बाल झड़ना वगैरह वगैरह, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है इसके, केमोथेरेपी के। और ये सीधे बता देते हैं कि नहीं, ये तो होते ही है, ये कोई अगर असर है तो बदअसर भी होगा ही। एक्शन और उसके साथ में साइड इफेक्ट होना, ये एक्शन है इसलिए तो साइड इफेक्ट्स है। आयुर्वेद में साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि उसमें इफेक्ट ही नहीं है। ये भी एक आयुर्वेद के लिए वो लोग बताते रहते हैं इस प्रकार से। तो शुद्ध चिकित्सा हो सकती है, ये मालूम ही नहीं है आयुर्वेद। अब जैसे मैंने अनुपान के बारे में जिक्र किया था कि औषधि सेवन काल और अनुपान, इनके जरिए हम हमारे हिसाब में जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है, जो अनवांटेड इफेक्ट्स है, उसको रोक सकते हैं। पित्त वृद्धि होती है तो घी का अनुपान प्रयोग करो, मधु का अनुपान प्रयोग करो वगैरह वगैरह, इसमें आंवले का मुरब्बा दे दो वगैरह वगैरह। ये जैसे हम सोच सकते हैं, वहाँ खाना खाने से पहले देना है, खाना खाने के बाद में देना है, खाने के बीच में देना है वगैरह। हमें जहाँ स्पेसिफिक एक्शन चाहिए, उस काल में हम औषध दे सकते हैं, उसकी मात्रा निर्भर कर सकते हैं। हमारी मात्रा बॉडी वेट पर नहीं है, वो दोष के हाँ, ऊपर है। दोष प्रमाण अपचार विशेष है, अपचार विशेष से दोष प्रमाण विशेष निर्भर होता है, और दोषों के अनुसार मात्रा का निश्चय होता है। ये तो बॉडी वेट पे हमारी मात्रा है ही नहीं निर्भर इसका। तो ये बड़ा अजीब ताल्लुक है एलोपैथी में कि बॉडी वेट के ऊपर डोज जो है वो निश्चित किया जाता है। और फिर सीजन का कोई पता नहीं रहता, ग्रीष्म ऋतु है तो भी केमोथेरेपी रेडिएशन दे देते हैं। तो हमारे हिसाब में इफेक्ट ऑफ टाइम, इस प्रकार का कुछ अगर संशोधन होगा, और शीत ऋतु में केमोथेरेपी रेडिएशन अच्छे तरीके से सहन कर पाएंगे, वो ग्रीष्म या शरद में नहीं सहन कर पाएंगे। ये सीधा साधा लॉजिक है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। तो इन सभी के बारे में सोचना है। मेरी बात एक एमबीबीएस डॉक्टर जो विदेश से है उसकी हुई, यूजीन करके। और वो बोला कि मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है क्योंकि साइड इफेक्ट्स का प्रमाण कम है। इस तरीके से वो केमोथेरेपी की बात नहीं कर रहा था, बाकी औषधियों के साइड इफेक्ट्स के बारे में सोच रहा था। सर, तुम्ही एक लेक्चर तुमच्या वापरात असणारे अनुपान या विषयावर घ्या, टेस्ट पेपरचं डिस्कशन संपलं।
तो इसमें अहम मुद्दा है कि केवल सिम्टमेटिक रिलीफ से संतुष्ट नहीं होना है। हमें मूल रूप से किसी भी रोग की चिकित्सा करनी है, चाहे वो हृदरोग हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, थायराइड की समस्या हो या और कुछ भी हो। तो कम से कम वैद्य और उनके परिवार के सदस्य इनकी तरफ तो ध्यान देना है, चाहे माता पिता हो, चाहे ससुर इस प्रकार के हो, या बाकी देवर वगैरह इस प्रकार के लोग हो घर में। तो उनकी अगर एलोपैथी की इस प्रकार की दवा चल रही है, किसी भी रोग के लिए कंटिन्यूस चल रही है लगातार, तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, उसको धीरे धीरे कम करके उसको बंद कैसे करेंगे, और लाइफस्टाइल से जुड़े ये सब विकार है, लाइफस्टाइल में सुधार लाकर मूल रूप से उनको कैसे सुधरेंगे, ये सोचना बहुत जरूरी। और इससे अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी, हाँ, हमारी दवाइयों से, तो फिर इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस सभी तरीके के रोगों में हमें सफलता इस प्रकार की मिलेगी, हम प्रिवेंट कर सकेंगे उन रोगों। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर पूर्व रूप में इस प्रकार से कोई बीमारियां हुई है, कोई रोग हुए है, दोर कांजिना का बारे में दातार लोगों ने बहुत बहस की है। और फिर ये जो उष्णता शरीर में संचित है, उसके लिए परिपणाधिकाड़ा रजनी योग ये देना, ये उनका सुझाव है। और काफी मरीज ऐसे मिलते हैं कि जिनमें ये देने से ये उष्णता कम हो जाती है। अभी तो लेजर थर्मामीटर में अवेलेबल है, मैंने भी उसी के लिए लाके रखा था, अभी कोविड-19 में भी प्रयोग कर सकते हैं उसका। लेकिन यकृत प्लीहा का तापमान अभी हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर माप सकते हैं। और फिर ये रजनी योग और परिपणाधिकाड़ा वगैरह देने के बाद वो टेम्परेचर कितने दिन में कितना कम हुआ, ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर रख सकते हैं। तो निदान में ये एक बात हो सकती है, या संहिता सिद्धांत में ये एक बात हो सकती है। एक अच्छा विषय इस प्रकार का रहेगा, आसान रहेगा, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर। दोष प्रमाण विशेषम उपचार विशेषण, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। केस टेकिंग के जरिए दोषों का प्रमाण कितना होगा, उसमें बहुदोष से लिंगानी ये भी साथ में ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गौर कांजिणा के बारे में तो बताया गया है, हाँ, और दातार गुरु ने इसकी काफी बहस की है। यकृत प्लीहा का तापमान देखना और फिर उसके आधार पर चिकित्सा देते रहना, और वो कम हुआ है, बाकी सिम्टम्स कम हो गए, ये देखना, ये आवश्यक है। देवी के मरीज नहीं देखे जाते, और देवी के जो वर्ण होते हैं खासकर चेहरे पर, वो भी अभी कम हो गए, क्योंकि देवी कह सकते हैं कि समूल उच्चाटन उसका हो गया है। और इसी के आधार पर एलोपैथी वाले वैक्सीनेशन का जिक्र करते हैं कि देखो देवी पहले इतने एपिडेमिक्स आते थे, अब वो रोग पूरी तरीके से मिट गया और ये वैक्सीनेशन का फल है। इस बात को मानकर भी अगर जनरल इम्यूनिटी बनी रहे, तो केवल देवी से ही नहीं सभी रोगों से छुटकारा होगा। और जनरल इम्यूनिटी के बारे में एलोपैथी में कुछ बहस है नहीं, क्योंकि वो लाइफस्टाइल पर निर्भर है, वो खाना पीना और ये योग व्यायाम इसके ऊपर निर्भर है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो जनरल इम्यूनिटी डेवलप करना ही सबसे अच्छा तरीका है। तो देवी के बारे में अभी भी मालूम नहीं है कि ये फिर से दोहराएगा नहीं दोहराएगा। टीबी को हमने ऐसे ही माना था कि यार टीबी ने इतना अद्भुत हो गया इस प्रकार का, अभी इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन वैद्यक सत्ता, ये जो डॉक्टर आनंद नाडकर्णी की किताब है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब टीबी की दवा बाजार में आई, उससे पहले ही टीबी का आलेख
तो 75% था वो 12% तक नीचे आ गया। तो टीबी की दवा का टीबी कंट्रोल में कोई रोल नहीं है, ये केवल अमेरिका की समृद्धि, यही उसका कारण था। और फिर ये बीसीजी वगैरह चलता रहा, अभी भी चलता आ रहा है। और फिर भी जैसे एड्स उभर आया वैसे टीबी फिर से उभर आया, और एड्स के सारे मरीज टीबी होकर ही मरते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें जनरल इम्यूनिटी पर ज्यादा बहस करनी है, जब जनरल इम्यूनिटी पर ज्यादा जोर करना है, तो देवी हो, टीबी हो, या फिर स्मॉल पॉक्स वगैरह वगैरह, जो हेपेटाइटिस बी वगैरह वगैरह जो सब है, हाँ, उनके बारे में इस प्रकार का सोचना पड़ेगा। तो जनरल इम्यूनिटी बढ़ाकर इनके ऊपर काबू पाए, यही सबसे अच्छा इस प्रकार का उपाय है। मलेरिया के ज्यादा मरीज दिखते नहीं है, लेकिन गुणेश शास्त्री ने काफी इसकी बहस की है, और उस जमाने में मलेरिया बहुत बड़े पैमाने पर बार बार आता था। और फिर ये विनाइन वगैरह जैसी दवाइयाँ बार बार इस्तेमाल में आती थी, लिहाव वृद्धि होती थी, अशक्ति रहती थी, बुखार रहता था वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उसके बारे में काफी जिक्र किया है कि ऐसे मरीजों को कैसे ट्रीट करें। तो अभी मलेरिया का उतना प्रचलन तो नहीं है, लेकिन ये स्वाइन फ्लू, डेंगू, अभी का कोविड-19 और आगे भी आते रहेंगे इस प्रकार के जो बीमारियां हैं। और इसमें खासियत है कि हाँ, वायरस से उत्पन्न अगर बीमारियां हैं तो वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है, म्यूटेट होता है, इसलिए वैक्सीनेशन का उतना महत्व नहीं रहेगा। बैक्टीरिया में ये परिवर्तन उतना नहीं होता, रेजिस्टिविटी आ जाती है, लेकिन मूल स्वरूप ही बदल गया, ऐसा नहीं होता। तो इनके वैक्सीनेशन के प्रचलन में सफलता काफी मिली है, लेकिन ये वायरस के बारे में नहीं हो सकेगा। वायरस अगर अपना स्वरूप बदलता रहेगा, तो ये जो अभी स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोविड-19 वगैरह वगैरह जो बीमारियां हैं, उसमें जनरल इम्यूनिटी पर ही जिक्र करना पड़ेगा। और फिर जनरल इम्यूनिटी पर जिक्र करेंगे तो सभी रोगों के बारे में सोच सकते हैं, केवल कम्युनिकेशनल डिसीजेस ही नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी हम सोच सकते हैं। तो ये अगर है तो थोड़ा देखना चाहिए। टाइफाइड ये पुराने जमाने में बहुत ज्यादा रहता था, अभी ये भी ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन होता है, कुछ लोगों को टाइफाइड इस प्रकार से होता है। हाँ, तो इसमें भी अगर संधिपात ज्वर जैसे लक्षण उत्पन्न हुए हो और वैकल्य निर्माण हो गया हो, मैंने देखा है कि पूरा वर्ण कृष्ण वर्ण हो गया इस प्रकार टाइफाइड के बाद, और वो फिर सुधरा नहीं, अनेक वर्षों के बाद भी वो सुधरा नहीं इस प्रकार से। तो अगर ये टाइफाइड मूल रूप से है और उसके जरिए इस प्रकार का वर्ण परिवर्तन आ गया है, अग्निमंद हो गया है वगैरह कुछ स्थिति है, तो मूल रूप से उसकी चिकित्सा होनी जरूरी इस प्रकार की है। कामला के बारे में भी अगर हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, तो अब ये लैब परीक्षण से पता चलता है। और अब तक उसमें एंटीवायरल चिकित्सा नहीं थी, अभी एंटीवायरल चिकित्सा भी आ रही, तो वायरल लोड को देखते हैं। हाँ, और फिर एंटीवायरल ट्रीटमेंट देखकर वो वायरल लोड कैसे कम हुआ और कैसे राहत मिली, ये एलोपैथी बताती रही। लेकिन इसमें भी एक अहम मुद्दा ऐसा है कि मूल रूप से अगर उस वायरस को हराना है तो हमारी जनरल इम्यूनिटी ही बढ़ानी है। और ये एक अहम मुद्दा रहेगा कि जब हमारे पास मरीज आते हैं और सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, एचआईवी पॉजिटिव है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम निदान क्या करेंगे और चिकित्सा क्या देंगे, ये एक महत्व का मुद्दा रहेगा. माझा एक मित्र थोड्या दिवसापूर्वी हायपोग्लायसिमियाने गेला. त्याला डायबिटीस मिलिटस आणि सोरियासिस होते.
ॲलोपॅथिक ट्रीटमेंट घेतली होती. सुरुवातीस लिव्हर सिरसम एसोफेजियल व्हरायसिस असायटिस झाल्यावर आयुर्वेदिक औषधे साथ केली. चांगला प्रतिसाद मिळाला. उदर कमी झाले, शुगर कमी झाली आणि औषधे बंद झाली. काही दिवसापूर्वी अचानक सकाळी अस्वस्थ वाटले. त्यावेळी शुगर कमी झाली. शुगर घेऊनही तो मृत झाला. काय झाले असावे कसा विचार केला याने त्याने पेन किलर घेतले होते आदल्या दिवशी. इसमें अगर दोष मर्मगत हो जाते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है, और मध्यगम रोग मार्ग में अगर तो दोष है तो ये बात ध्यान में रखनी है. मेरे पास एक 93 ईयर वृद्ध व्यक्ति थी और पीएसए लेवल 96 थी. सिम्टम्स वैसे कुछ नहीं थे. तो डॉक्टर ने सुझाव दिया था कि आप ऑपरेशन के बारे में सोचे, ऑर्किडेक्टमी वगैरह इस प्रकार से, या फिर कम से कम केमोथेरेपी शुरू करो. मैंने कहा कुछ भी मत करो. वो दूध भी ज्यादा लेने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी जितना दूध जा रहा था उतना ट्रीटमेंट शुरू करी. उनका पीएसए लेवल 6 तक नीचे आ गया और ये 6 महीने की बात थी. हाँ. और अचानक हार्ट अटैक का होकर उनकी मौत हो गई. पुनरुत्सव में मैंने एक हादसा इस प्रकार का देखा था. कैंसर के लिए मरीज एडमिट था. हाँ. पुनरुत्सव में ही हार्ट अटैक आ गया और वो समझने में थोड़ी सी देर लगी, 2-3 मिनट लगे कि अरे ये हार्ट अटैक है. फिर तुरंत उसकी चिकित्सा की गई, फिर भी वो बचा नहीं. इस प्रकार से वो कैंसर से सुधर रहा था. तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हृदयावरण इस तरीके से घृत का प्रयोग करते रहना जरूरी इस प्रकार का. और चाहे रुधिर घृत के बारे में या कहीं घृतक चिंतामणि वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ कुछ हाँ करना चाहिए. शुगर कमी कशी झाली कशावरून ठरवले, ये हाइपोग्लाइसेमिया के मरीज दिखते हैं और शुगर देने से तुरंत सुधर भी जाते हैं, ऐसा है. शुगर टेस्ट करेंगे तो हो सकता है, लेकिन शुगर टेस्ट नहीं करेंगे तो भी उपशय अनुपशय के जरिए अगर शुगर देने के बाद ठीक हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ठीक है. हाँ. हार्ट फेल झाले से वही है, उसका शुगर कम ज्यादा होने का संबंध नहीं है. ये हृदरोग इसी प्रकार का. हाँ. मैंने एक अजीब केस ऐसी लिखी थी. रात 3 बजे मुझे बुलावा आ गया कि गर्भिणी अवस्था थी, बहुत सारा मीठा खा रही थी और अचानक चक्कर मूर्छा जैसी अवस्था होगी. तो मैंने कुछ दवाइयाँ दी. हाँ. सोने से चक्कर घमासा वगैरह इस प्रकार से. उनको कहा कि शुगर चेक करो सुबह. वो मोरावले में दी थी मैंने दवा की. सुबह शुगर चेक की तो वो 50 वगैरह ऐसी कुछ. इसमें दोनों तरीके की संभावना हो सकती थी. शुगर ज्यादा भी आ सकती थी और कम भी आ सकती थी. तो ये अजीब थोड़ा सा मामला है. वो बच गई, आगे डिलीवरी भी हो गई, उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ. लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की बीमारियों में हार्ट अटैक होने की संभावना है या नहीं है, इसको किसी ना किसी तरीके से जज करना. अब हृदरोग के बारे में बता नहीं सकते हैं. ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि ईसीजी निकाला, कार्डियोलॉजिस्ट ने खुद ईसीजी देखा, ईसीजी नॉर्मल था और जब वो उस रूम से बाहर निकलने वाला ही था कि दरवाजे पर उसको हार्ट अटैक हो गया और कार्डियोलॉजिस्ट के सामने ही मौत हो. 2 मिनट पहले निकाला हुआ ईसीजी पूर्ण नॉर्मल है. अभी वो केबिन से बाहर भी नहीं निकला है और इसमें मौत हो गई. ये बड़े अजीब किस्से हैं हार्ट के बारे में. तो हमें सजग रहना है, इतना ही बता सकते हैं. और ये कभी भी किसी के भी बारे में हो सकता है, ये बात अहम है. तो मर्म के बारे में ज्यादा सोचना है और खास करके जो सत्य प्राण और मर्म है हृदय जैसा, उसके बारे में जरूर सोचना है. तो ओजक्षय वगैरह अभी कोविड-19 में भी जो लोग जा रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के वजह से,
उसमें ओजक्षय एक प्रधान है। तो कुछ लोग इतने घबरा गए हैं कि कुछ भी होने पर अरे बाप रे मैं बच नहीं पाऊंगा वगैरह वगैरह, ऐसा अगर उनको लगता है तो हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। तो मैं कामला की बात कर रहा था कि इस प्रकार के मरीजों में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, लक्षण कुछ भी नहीं है, फिर भी एलोपैथी मानती है कि ये आगे चलकर कामला या लिवर कैंसर इस प्रकार का निर्माण कर सकता है, लिवर सिरोसिस का निर्माण कर सकता है। तो एंटीवायरल देख के उसको काबू में रखना है इस प्रकार से। मैं मानता हूँ केवल एंटीवायरल देने से बात नहीं होगी, उसमें जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करनी चाहिए। अभी ये जो भूम्यामल की इसके बारे में दी गई है, इन विट्रो स्टडी हुआ है कि वो हेपेटाइटिस बी को मारती है इस प्रकार से, इसके आधार पर नोबेल प्राइज दिया गया है। अब हम इस प्रकार से भूम्यामल का प्रयोग कर सकते हैं इन मरीजों में, ये एक अलग बात। BSL was 27, after oral sugar it came to 75, after 1-2 hours it became 24, rushed to hospital but declared dead on arrival by hospital, they also thought it to be cardiac arrest। तो यही बात सही है, ये केवल एक निमित्त कारण रहा कि हाइपोग्लाइसेमिया इस प्रकार का हो गया। लेकिन अचानक इस तरीके से मौत हो जाना ये काफी देखा जाता है। और हमें थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि इस प्रकार की बात हो सकती है। अगर हमारे पास हृदरोगी ही आता है तो अलग चीज है, उसमें मरीज को भी मालूम होता है, उसके रिश्तेदारों को भी मालूम होता है, लेकिन दूसरे किसी रोग के लिए चिकित्सा चल रही है और अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो ये समझ में कैसे नहीं आया, ये एक बात होती है। तो जिसमें इसमें आशंका होती है, अगर सांस फूलना खासकर सीढ़ियां चढ़ने पर ये फूलता है, सांस फूलती है, तो थोड़ा सजग होना है। जनरली लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब तो किए जाते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल में होमोसिस्टीन ये परीक्षण करवा लेना जरूरी है, और वो B12 के साथ करवा लेना चाहिए, क्योंकि B12 अगर कम है तो भी होमोसिस्टीन बढ़ता है। तो दोनों साथ में करेंगे और B12 नॉर्मल है और होमोसिस्टीन ज्यादा है तो सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है ऐसा समझ लेंगे। बेटर ऑप्शन जो है वो एंजियोग्राफी के बजाय थैलियम स्कैन करवाना, क्योंकि उसमें पूरे हार्ट का सर्कुलेशन कैसा है इसके बारे में जानकारी मिलती है, और उसमें से हम बाईपास के लिए नहीं ले जा सकते, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए नहीं ले जा सकते, फिर भी ये बेटर ऑप्शन है। हृदयावरण चिकित्सेमध्ये काय करावं व कोणाला करावी, रेमडेसिवीर दिलेल्याना अशा चिकित्सेची गरज आहे का? जरूर है। तो अभी ये दौर्बल्य जो है कोविड-19 में, इसमें मैंने भरद्वाज चिंतामणि का प्रयोग ज्यादा किया है, और भरद्वाज चिंतामणि एक अच्छी दवा इसके लिए भी है, हृदरोग के लिए भी अच्छी दवा है। तो शायद उसके बारे में सोच सकेंगे कि भरद्वाज चिंतामणि, मकरध्वज इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करेंगे अगर कोविड-19 में, या बाद में करते रहेंगे, तो शायद उनको हम बचा पाएंगे, हृदरोग होने से रोक पाएंगे। एखाद्याचा मृत्यू कालनियत असू शकतो, प्रत्येक वेळी काही झालेच असे नाही, असे असू शकते का? असल्यास हा अकस्मात झालेला मृत्यू शारीरिक बिघाडामुळे नसून त्याच्या आयुष्य संपल्याने आहे असे कशावरून ठरवता येईल? एकोत्तर मृत्यु शतम्रुवते वेदवादिना, ये संग्रह में आया है कि 101 मृत्यु होते हैं, तत्र एक कालजन, सिर्फ उसमें एक ही कालज मृत्यु, बाकी सब अकालज मृत्यु है। और तो ये पॉसिबिलिटी 100 में एक इतनी रहेगी, 100 में एक इतनी रहेगी,
और पता लगना काफी मुश्किल है। पुनर्वसु में जो हादसा हुआ था उसमें वमन दिया था, वमन हुआ ही नहीं, विरेचन होता रहा रात तक, 9-10 बजे तक विरेचन होता रहा। युवा विवाहिता थी और केवल कंसेप्शन के पूर्व इस प्रकार से पंचकर्म कर रहे थे। और फिर सडनली रात 10 बजे उसकी डेथ हो गई। मुकदमा चला। अच्छी बात रही कि मुकदमे में सिद्ध नहीं हुआ कि ये लापरवाही है, और डेथ हो गया ऐसा किसी भी सोचा भी नहीं था। अब उसके पति का कहना था कि उसको किसी ज्योतिष ने कहा था कि तुम्हारी कुछ प्रिय वस्तु खो बैठोगी, और वो बाद में पछता रहा था कि मुझे ध्यान में नहीं आया मेरी सबसे प्रिय वस्तु मेरी मेरी पत्नी है, उसको मैं खो बैठूंगा इस प्रकार से। अब वो तो मुकदमा चलाना नहीं चाहता था, फिर उसके कुछ रिलेटिव वगैरह उन्होंने मुकदमा चलाया। तो ये अजीब बात है कि लापरवाही ये कारण है। अगर मुकदमा इस प्रकार का चलता है और लापरवाही सिद्ध नहीं होती है तो आगे सजा होने का कोई नहीं रहता। लेकिन ये कैसे पता चले कि इसका मृत्यु है? अभी ज्योतिष की सहायता कुछ हद तक ले सकते हैं, लेकिन हर मरीज में हम इस प्रकार के तो सोचेंगे नहीं ना कि अरे इसकी मृत्यु हो सकती है क्या, पहले देखे और फिर ट्रीटमेंट आरंभ करे इस प्रकार से। ये काफी मुश्किल है। तो पोक्सोइड रुग्णात पक्षाघात, हृदरोग व त्वकविकार सारखे व्याधी घेऊन येत आहेत, यांच्यामध्ये स्नेहपान करून सर्रास विरेचन रक्तमोक्षण करावे का? अगर शोधनार्ह है रुग्ण तो करो, मूल तत्वों को कभी मत अनदेखा करो। मूल तत्व जो है शोधनार्ह अगर है व्यक्ति तो ही शोधन करो, नहीं तो शोधन का ही जिक्र करो। ये एक है। बुधानी वेफर्सचे ओनरचा पण असाच झाला होता, कार्डियक प्रॉब्लेम होता। तुम्ही आउट ऑफ स्टेशन असल्याने मी होम विजिट करून औषधं दिली होती। पेशंट मध्ये इम्प्रुव्हमेंट झाली, नंतर 15 डेजने तुमच्या सोबत मी पण होम विजिट साठी आलो होतो। नंतर 3-4 फॉलोअप त्यांनी सदाशिव पेठेच्या क्लिनिकला दिले। पेशंटला खूप उपशय होता आणि 4-5 मंथ मध्ये सडन MI ने पेशंटची डेथ झाली। तो उसमें ऐसा है ना, बुधानी वेफर्स काफी फेमस है और मैंने उनकी फैक्ट्री देखी है जो दुकान के नीचे है, बिल्कुल पूरा था ऑटोमेटेड। इस प्रकार से एक तरीके से ये आलू आते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं, और दूसरी तरफ से पूरा प्रोसेस होकर वेफर्स बाहर निकलते हैं पैक। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन का एक अजीब नमूना इस प्रकार का है। वो आलू को धोना, उसका जो त्वक है वो निकाल देना, फिर उसको पकाना वगैरह वगैरह, जो भी चीजें है वो सब ऑटोमेटिक होती है। तो स्ट्रेस इसमें काफी ज्यादा है। जितना बड़ा कारोबार, जितना बड़ा धंधा, इतनी स्ट्रेस बहुत ज्यादा इस प्रकार की होती रहती है। अब स्ट्रेस कब हावी हो जाए ये पता नहीं लग जाता, कि अचानक बहुत स्ट्रेस बढ़ गया तो मृत्यु हो सकती है। तो अभी इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस के जरिए अगर हम कुछ सोच सकते हैं कि इसमें गंभीरता है, मृत्यु होने के चांसेस है, हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो शायद कुछ बात बने और हम थोड़ा सजग इस प्रकार से रहे। लेकिन ये तो काफी मुश्किल है। मैं ये हृदय मित्रवटी दवा करके रखता हूँ साथ में रखने के लिए, और ऐसे कुछ लक्षण मिले तो तुरंत वो गोली खानी है, ऐसा बताता हूँ। लेकिन फिर भी हमारा एक अलग अनुभव इस प्रकार का रहा।
एक ऐसे एक छात्र के पिता थे और एक बार बाईपास सर्जरी हुई थी, एंजियोप्लास्टी हुई थी। बीच बीच में ये एपिसोड होते रहते थे कि बेचैनी की, सीने में दर्द होता था। मेरे पास आते थे, मैं देखता था, सभी समय यही पाया गया कि हृदरोग से संबद्ध नहीं है, इस प्रकार से दवाई दे दी, ठीक हो। फिर एक समय ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा बुखार था और मैं क्लिनिक नहीं गया था, तो उनका फोन आया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं दवाइयाँ बताता हूँ, वो ले लो। वो बोल रहे थे कि इतनी पेन हो रहा है, बेचैनी है। तो वो सीधा रिक्शा करके घर पे आ गए और मेरे सामने ही कोलैप्स हो गए। डायस्टोलिक बीपी करीबन 40-50 था, सिस्टोलिक 40-50 था, डायस्टोलिक तो लग ही नहीं रहा था, एक्सट्रीमिटी सपोर्ट। मैंने तुरंत घर में ही हेमोग्लोब चटाया और फिर कार्डियक एम्बुलेंस बुलाई और उनको एडमिट किया। वहां जाने के बाद हमारी ट्रीटमेंट बंद हो गई है, मेरी मूर्खता। मैं सोचा नहीं था इसके बारे में। हाँ, ये 10:30-11 बजे की बात है जो एडमिट हो गई। हाँ, और 1:30 बजे मैसिव हार्ट अटैक आ गया। तो उन्होंने काफी कोशिश की, पेसमेकर तक बिठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मृत्यु हो गई। अब इसमें हमारी ट्रीटमेंट बंद हो गई। हेमोग्लोबिन से मैंने घर पे रिजल्ट्स देखे थे, वो अगर आगे चालू रखते तो एक अलग बात इस प्रकार की होती। फिर भी ये बता नहीं सकते कि अगर दोषों का जो उतना ज्यादा है तो क्या हो सकता है, इसके बारे में पता नहीं लगता। ऐसा है। अब उनकी पत्नी को भी उसके बाद में ऐसा ही सीवियर पेन होता रहा, 3 दिन तक एडमिट रही, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। और वो फिर वातव व्याधि की ट्रीटमेंट करने से धीरे धीरे उसका दर्द कम हो। तो ये जो बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है और कैसे इन सभी के बारे में सोचेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये एक अजीब चीज है। थैलियम स्कैन करके है, एंजियोग्राफी के बजाय, THALIUM, या मायोकार्डियल परफ्यूजन स्टडी। तो इसमें two Ayurvedic doctors are doing Rakta Moksha to every patient of COVID with starting of Ayurvedic medicines and getting good results. In Karnataka, one of the patient not done Rakta Moksha died of cardiac arrest afterwards. They insisted Rakta Moksha in this second wave especially. तो ठीक है, इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। अब ये जो लंग फाइब्रोसिस की बात हो रही है, रक्त T1 इस प्रकार की बात हो रही है, तो जैसे मैंने कहा कि वृक्षतर के बारे में सोचना है, रक्तपित्त के बारे में सोचना है, और इसके जरिए लाक्षा और ये कुमलनालोचक शाक अभी मैं प्रयोग में ला रहा हूँ, वासा का प्रयोग कर रहा हूँ, अमृत प्राशकृत का प्रयोग कर रहा हूँ। अरिष्टामत है यम धर्म सहसा रोगो दुर्बलम परिमुंचति संशय प्राप्त मात्रेयो जीवितम तस्य मन्यते, या कैसे आशा रखा से अरिष्ट कैसे ओळखावे। तो अगर रोगी दुर्बल है और रोग निकल जाता है तो संशय प्राप्त जीवित है। एक तरीके से रोग ठीक हुआ ऐसे ही मानते हैं, लेकिन दुर्बलता गई नहीं है। तो दुर्बलता जाए तब जाएगी ये खाना वगैरह, अग्नि सुधर कर खाना सुधरेगा तो दुर्बलता जाएगी। तो इसके बारे में काफी बहस करना जरूरी है। ये लोग अभी अंडा देना वगैरह शुरू कर देते हैं और फिर ये बड़ी मुसीबत का मामला है। कमलनाल क्षार तयार मिळते का, कोणत्या कंपनीचा आहे? मनकर्णिका के मिलता है और उन्हीं का शायद प्रोडक्शन है, सेंचुरी का। तो थैलियम स्कैन THALIUM और मायोकार्डियल परफ्यूजन स्टडी इस प्रकार का है। पुणे में केवल
स्पेक लैब में पहले करती थी डॉक्टर सोलाव, अभी रूबी हॉल में और दीनानाथ में भी ये उपलब्ध है। लेकिन ये सुझाव डॉक्टरों से नहीं आते हैं। हाँ, ये सुझाव हम वैद्य ही देते हैं, थैलियम स्कैन करवाना इस प्रकार से। तो उसमें पूरे सर्कुलेशन के बारे में पता चलता है। और अगर कुछ तकलीफ है तो फिर ये रिपीट कर सकते हैं 6 महीने के बाद, बरस के बाद, और उसमें सुधार हुआ है नहीं हुआ ये देख सकते हैं। रिवर्सिंग हार्ट डिसीज, ये जो डी नार्निश की किताब है, उनके अनुसार रिवर्सल शुरू होने में 1 बरस लगता है, और 1 बरस में हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। वहां तो दवाइयों का प्रयोग नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल और योगा का प्रयोग। और 5 बरस तक ये लाइफस्टाइल और योग को फॉलो करने के बाद कोलेटरल्स डेवलप हो जाते हैं, और आदमी ठीक हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। नाना जोशींनी अगोदर सुरुवातीलाच सांगितले होते की प्रथम वमन देऊन रक्तमोक्षण करावे. विषविचार करून प्रथम आमाशयगत विषाचे वमनाने निरहरण होते व जे थोडे पुढे रक्तात गेले असेल ते रक्तमोक्षण करून काढा. लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता कि एक इसका प्रोटोकॉल या प्रोटोटाइप बनाए। आयुर्वेद की चिकित्सा सर्वांगीण चिकित्सा है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी है। केवल ये ऐसा वमन देना है, रक्त मोक्षण करना है, विरेचन देना है, इस प्रकार से मत सोचो। रुग्ण की अवस्था विरेचन देने योग्य, रक्त मोक्षण करने के योग्य है या नहीं, ये पहले जज करो, और फिर वो अगर योग्य है तो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी दृष्टि से विचार करके निर्णय करो, केवल एक प्रोटोटाइप इस प्रकार का विचार मत करो। तो ठीक है, हम कामला के बारे में बात कर रहे थे, और हेपेटाइटिस बी सी पॉजिटिव होना ये एक अहम मुद्दा वहां पे दिखता है, और फिर वो निगेटिव होने तक ये प्रयास करता रहना पड़ता है। मैंने बेंगलोर में एक अजीब अनुभव देखा था। पेशेंट आया था मेरे पास किडनी फेलियर के, उसमें लिवर का भी इन्वॉल्वमेंट था, असाइटिस था काफी मात्रा में, और उसका रेगुलर डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 3 बार, और उसको हेपेटाइटिस सी भी पॉजिटिव था। तो वहां पे एक अलग मशीन था केवल हेपेटाइटिस सी मरीजों की। और फिर उसमें उसका डायलिसिस चल रहा था। मैंने पेशेंट को केवल दूध पे रखा, असाइटिस कम होता गया, और फिर काफी इम्प्रूवमेंट हुई। तो मैंने कहा कि आप एक बार फिर से ये करो, हेपेटाइटिस सी की टेस्ट करो। तो टेस्ट करने पर पता चला कि वो निगेटिव हो गया। अब ये डॉक्टर बहस करने लगा कि मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, हमने कभी देखा भी नहीं है कि हेपेटाइटिस सी निगेटिव हो गया इस प्रकार से। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो और मैंने इस प्रकार का रिपोर्ट दे दिया हो, और उसको शिफ्ट करेंगे नॉर्मल मशीन पर, हेपेटाइटिस सी से निकाल देंगे उसको, और ये अगर इन्फेक्टेड है तो दूसरों को इन्फेक्ट करेगा, और इसी मशीन पर चालू रखेंगे तो फिर से इन्फेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि तुमने ही रिपोर्ट किया है, अब तुम्हारा तुम पर ही विश्वास नहीं है, ये कैसी बात हो सकती है? बाद में उसने रिपोर्ट दिया वो एक्चुअली, लेकिन वो मरीज डिसकंटिन्यू हो गया। आगे आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं चला इसके बारे में, और मुझे वो रिपोर्ट चाहिए था, पहला वाला और निगेटिव वाला, क्योंकि ये अहम बात है। अगर एलोपैथी में ये होता ही नहीं है, ऐसा इनका कहना है, तो मेरे पास अगर इस प्रकार का एलोपैथी का ही सबूत है तो बड़ी बात है इस प्रकार से।
तो मैंने उनके बारे में जिक्र की। तो जब तक ये निगेटिव नहीं होता है तब तक हमें प्रयास करते रहने चाहिए। ये चार छह महीने में भी हो सकता है, 4-5 बरस भी लग सकते हैं। ये डॉर्मेंट वैसे 10-10 बरस तक डॉर्मेंट रह सकता है, ऐसा एलोपैथी का कहना है। तो ये काफी मुश्किल है कि कब ये निगेटिव हो जाएगा। 6-6 महीने के बाद करते रहेंगे तो भी ठीक है। हेपेटाइटिस बी के वैसे थोड़े जल्दी होते हैं, इस प्रकार से 6 महीने या 1-2 बरस में हो सकते हैं। दौर्बल्य हे मेन लक्षण आहे पोस्ट कोविड पेशंट्स मध्ये, त्यामुळे पेशंटला कर्म करू नये असे वाटते। एकदा दौर्बल्य गेल्यावर पंचकर्म विचार करता येईल असं वाटतं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सभी दृष्टि से विचार करो, केवल किसी बहकावे में मत आओ कि ये करना है तो करना ही है इस प्रकार से। अगर आपको उचित लगता है कि ठीक है दौर्बल्य कम है दे सकते हैं तो वो विरेचन या रक्तमोक्षण दे सकते हैं, लेकिन अभी अभी इस प्रकार की स्थिति नहीं है तो नहीं देना बेहतर है इस प्रकार से। लेकिन हृदरोग के लिए कुछ ना कुछ दवा चालू रखे, ये अहम मुद्दा है। चाहे प्रभाकर वटी दे दो, चाहे बृहस्पति चिंतामणि दे दो, चाहे मकर दे दो या और कुछ इसके बारे में सोचो, लेकिन ये दौर्बल्य है और हृदयाभिघात होता है तो ये मौत का घाटी उतार सकता है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इन प्रकार के मरीजों में कैसे हमें मार्ग निकालना है? तो मैं समझता हूँ कि जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वगैरह जो है, इसमें एक तो व्यभिचारी हेतु, ये अभी इसको व्यभिचारी लक्षण कह सकते हैं, ये हम मुद्दा अलग मुद्दा रहेगा कि सिम्टम्स इस प्रकार के हैं लेकिन वास्तविक लक्षण कुछ भी नहीं है। तो जैसा व्यभिचारी हेतु है वैसा इसको हम व्यभिचारी लक्षण इस प्रकार से कहेंगे। दूसरी बात ऐसी है कि व्यभिचारी हेतु को ढूंढने की कोशिश करें हमारे हिस्ट्री के अनुसार। और अगर व्यभिचारी हेतु सामने आते हैं जैसे कि दही है या फिर अचार वगैरह है, तली हुई चीजें हैं, तो उन हेतुओं के आधार पर हेतु प्रत्यय की चिकित्सा दे सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो दातार गुरुजी के अनुसार परीक्षण करो, उदर परीक्षण, और उसमें पता चलता है कि यकृत पार्थिव इरादा है या आकाशीय नाद है, तो उसे इसके हिसाब से का भी देना है, बसंत कुसुमाकर देना है, जटामासी देनी है वगैरह। तो ये एक तरीका हो सकता है। और चौथा तरीका है कि पंचकर्म करो और रसायन चिकित्सा का करो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पंचकर्म करो और रसायन चिकित्सा करो। प्रतिकार शक्ति जैसे बढ़ेगी वैसे अपने आप हेपेटाइटिस बी सी कोई भी हो तो उसके ऊपर पक्का पा सकेंगे। तो जिन रोगों का निदान इस प्रकार से एलोपैथी में किया गया है और सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, उन सभी में इसी प्रकार से सोचना बेहतर इस प्रकार का होगा। और फिर ये फिलेंथस नेरिया भूमिया में लिखी वगैरह का प्रयोग एक अलग ढंग है उसका, उसका भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। या माता गुरुचारी कषाय पदाधिकारी कषाय, इनके बारे में भी सोच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की कामना ये लक्षणों में अगर दिखाई देती है, पहले पहले रोगों में दिखाई देती है, तो उसके मूल तक जाओ और उसकी चिकित्सा करो। आओ या प्रवाहिका इस प्रकार से।
तो ये एलोपैथी के विचारों का आधा अधूरा इस प्रकार का परिणाम है। वायु प्रवृद्धो निचितम बलासम ददत्तपस्ताद अहिताशनस्य। तो अहिताशन वाले व्यक्ति में प्रवृद्ध वायु संचित कफ को नीचे ले आता है। अब पक्वाशय वात का स्थान है और आगंतुक कफ है। तो आगंतुक समय दोषम स्थानीनम प्रतिकृत्य, स्थानीन प्रतिकृत्य आगंतुक समय। वात की पहले चिकित्सा करो और फिर कफ की चिकित्सा करो, ये एक मार्ग हो सकता है। वहां विकल्प दिया है तो अगर आगंतुक ज्यादा बलवान है तो उसकी भी चिकित्सा पहले करनी है और बाद में वात की चिकित्सा करनी है। तो शुंठी इसमें एक अहम दवा है कि जो उष्णवीर्य है, ग्राही है, कफ का शमन करने वाली इस प्रकार की है, वात का भी शमन करने वाली है, और ये खासकर जो वेदना होती है राइटिंग पेन, उसको भी कम करने वाली है। तो शुंठी चूर्ण घृत और गुड़ के साथ कुछ लोग देते हैं तो सभी लक्षण शांत हो जाते हैं अगर कफ प्राधान्य इस प्रकार का। इसमें एक नानल सर का अलग विचार था, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि कफ स्निग्ध गुण का है और वात रुक्ष गुण का है। जब इन दोनों की समूर्छना बनती है तो एक स्टैनत्व ये निर्माण होता है। ये स्निग्ध और रुक्ष के टकराव से ये स्टैनत्व निर्माण, और बहुशः प्रवाहतः अल्पम मलाक्तम, ये जो लक्षण है वो स्टैनत्व के कारण निर्माण होता है। अगर हम डो बनाते हैं घर पे, हाँ, तो पानी ज्यादा हो गया तो पतला हो जाता है और पानी कम पड़ गया तो ज्यादा कठिन इस प्रकार का डो बनता है। तो ऐसी अवस्था में पानी डालने की ज्यादा जरूरत है या आटा डालने की जरूरत है, ये थोड़ा देखना पड़ता है, और बाद में थोड़ा स्नेह हाथ में लगा के इसको अलग किया जाता है। ये रोजाना प्रैक्टिस है रोटी बनाते समय। तो उसी विचार को ध्यान में रखते हुए अगर वात प्राधान्य है तो स्नेह प्रधान चिकित्सा जो इस प्रकार से चिपके हुए कफ को निकालेगी, तो एरंड स्नेह का प्रयोग किया जाता है खास करके शुंठी वात के साथ। और इसमें दस्त होकर अगर ये निकल जाता है, कफ निकल जाता है, तो भी राहत मिलती है। और बार बार जाना पड़ता है लेकिन थोड़ा ही मल आता है तो ये एरंड स्नेह का प्रयोग ज्यादा अच्छा है। और अगर जाने का जो है वो कम है लेकिन पेन है या फिर कफ ज्यादा निकल रहा है तो शुंठी का प्रयोग ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। लेकिन यहाँ जैसे स्निग्ध और रूक्ष द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार बाकी सभी द्वंद्वों के बारे में भी सोचना जरूरी है। शीत उष्ण या फिर मंद तीक्ष्ण इस प्रकार से और भी उदाहरण इसके बारे में देखने हैं जो रोगों में हम हमें दिखाई देंगे। और फिर वहां लक्षण किस प्रकार के आते हैं और ये बात कैसे हो सकती है, यही बात हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी सोच सकते हैं। ये जो भित्तियों में कोलेस्ट्रॉल का लग जाता है ऐसा एलोपैथी मानती है, खास करके हाँ, हृदरोगी में। तो इसके बारे में भी ये विस्कोसिटी क्यों बढ़ती है, और विस्कोसिटी बढ़ने से ये पूरा भित्ति को अंदर से लेप हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, एलडीएल का, और फिर उसके जरिए हार्ट अटैक की संभावना रहती है। तो इसमें भी स्निग्ध और रुक्ष इसके बारे में सोच सकते हैं। गुरु लोगों के बारे में भी इस प्रकार से सोचना है। यकृत लिहा तापमान एकमेका सापेक्ष कसे असते, लिहा विचार काय करा, रक्त व मूलस्थान आहे पण कर्म विशेष नोंद नाही।
मॉडर्न नुसार कर्माचा अंदाज आयुर्वेद दृष्टिकोनातून घ्यावा का? तो ये देखना पड़ेगा कि लिहा के बारे में हमारे यहाँ उल्टा है। लिहा के बारे में रेफरेंसेस है, लेकिन यकृत के बारे में लिहा जैसे यकृत के बारे में समझो, इस प्रकार के रेफरेंस ज्यादा है कि इसके बारे में, यकृत के बारे में ज्यादा रेफरेंसेस इस प्रकार के नहीं है। तो थोड़ा मॉडर्न की ये ले सकते हैं, देख सकते हैं कि उसके अनुसार कैसे ये हो सकता है। और फिर उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। लिंबू वृक्ष आहे का स्निग्ध? बताना मुश्किल है। वृक्ष और स्निग्धता मापने के लिए कुछ कर सकते हैं तो थोड़ा देखो, ये वास्तव में संहिता सिद्धांत के लिए अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। इनके बारे में सोचे कि हम गुरुवादी गुण को कैसे समझेंगे, इनका एनालिसिस कैसे करेंगे, ये अगर बात हो सकती है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। वातकफ प्रधान दृष्टी असल्यास शुंठी प्रमाणेच सुकुमार घृत वापरता येईल का? सुकुमार घृत तो प्रयोग कर सकते हैं, जैसे उसमें एरंड स्नेह है, एरंड स्नेह और घृत यमक स्नेह है, तो एरंड स्नेह सिर्फ देना या सुकुमार घृत देना ये सोचना है, लेकिन रूक्षता ज्यादा बढ़िया है या स्निग्धता ज्यादा बढ़िया है ये देखना है। और कफ की चिकित्सा करनी है या वात की चिकित्सा करनी है, ये बात में ध्यान में रख कर ये करना। ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवनेताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दं वैद्यवर्गो हि मूलम्। विरम्यते व्याख्याने व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। हाँ, ये अच्छा रेफरेंस है। मधुरपासून कषायापर्यंत क्रमाने स्निग्ध गुण कमी होत असावा, नहीं उसके बारे में स्पष्ट निर्देश है। गुरु लघु उष्ण शीत के बारे में है, स्निग्ध वृक्ष के बारे में है या थोड़ा देखना चाहिए। तैले तू लिंबू बिस्मी अब हाँ, पक्वाशय सतैले तू बिंबिश नावतिष्ठते ये है। ओम 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 शांति शांति शांति। निम्बुकम अम्लम वातघ्नं दीपनं पाचनं लघुं निम्बकं कर्मे समूह नाशनं तीक्ष्णम् अम्लम् उदरग्रहापहम्। वातपित्त कफ शूलिने हितं कफ नष्ट रुचिरोचनं परम् त्रिदोष वह्निक्षयवात रोग निपीडितानां विषमं विभिन्नानां उन्मानने तद्दे प्रदेयं विसूचिकायां मुनयो वदन्ति। इसमें स्निग्ध वृक्ष के बारे में कोई बात नहीं है। तो मुश्किल है थोड़ा सा देखना, बाकी निघंटु में अगर कुछ आया है तो उसके बारे में सोचिए। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। 4 वाजता आज मेरा एक लेक्चर है 4 बजे। ये ज्ञान प्रबोधिनी का ग्रुप है, वैद्यों का और डॉक्टरों का।
तो शायद हमारे ग्रुप में मैंने वो काफी लेक्चर दिए हैं, कोविड-19 पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस और प्रिवेंशन ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह वगैरह इस प्रकार। मैं शेयर करूंगा, लाइव भी होगा यूट्यूब पर, और 100 लोग तो वैसे भी भर जाएंगे। तो नहीं तो यूट्यूब में जाकर देखो, अगर जिनको सुनना है। जिन्होंने पहले लेक्चर सुने हैं उसके लिए अलग कुछ नहीं रहेगा ऐसा मुझे लगता है। फिर भी ठीक है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो कर सकते हैं।